हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन के कुछ मॉक टेस्टों पर चर्चा करेंगे। जो ट्रेडमैन का एग्जाम जो है डेट जो है आप सबको पता है, जुलाई में परीक्षा लगेगी। उनकी मॉक टेस्ट के लिए हमने स्पेशल सीरीज चलाई है, तो आज चर्चा करेंगे उन पर। तो चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया, टाटा आईपीएल 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। देखिए, टाटा आईपीएल जो है उसकी शुरुआत जो है वो किस देश में हुई। तो उसकी शुरुआत जो है, टाटा आईपीएल की शुरुआत जो है वो किस देश में हुई थी? भारत में हुई थी। किस देश में हुई थी? भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं 2023 में जो टाटा आईपीएल हुए थे। 2023 में जो टाटा आईपीएल हुए थे वे कौन से सत्र के आईपीएल हुए थे भारत में? तो वे 16वें सत्र। कौन सा? 16वां सत्र जो है उसमें क्या है, भारत में जो 2023 में जो है वो 16वां सत्र का टाटा आईपीएल हुए थे। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत टाटा आईपीएल की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। कब हुई थी? टाटा आईपीएल की शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। और टाटा आईपीएल 2023 जो है वो भारत में जो है 16वें सत्र का खेला गया। 16वां सत्र जो था इसका। फिर बात करें, अगर शुरुआत जो हुई थी, पहला टाटा आईपीएल जो है वो किस राज्य ने जीता था? तो ये राजस्थान ने जीता था। 2008 में जो पहला टाटा आईपीएल हुआ था उसकी विजेता टीम जो थी वो कौन थी? राजस्थान। कौन थी? राजस्थान इसकी पहली विजेता टीम थी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अब बात करते हैं कब दिया गया, पूछा जा सकता है, तो कब दिया। देखिए, सापेक्षता के जो है वो दो सिद्धांत दिए गए थे। कितने सिद्धांत दिए गए थे? दो सिद्धांत जो है वो दिए गए थे। देखिए, पहला सिद्धांत जो है वो था विशेष सापेक्षता सिद्धांत। पहला तो था विशेष सापेक्षता सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। अब बात करते हैं इनकी कब दिया गया था। दो सिद्धांत जो है आइंस्टीन द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए थे? दो सिद्धांत दिए गए थे। तो पहला जो सिद्धांत जो दिया गया था वो 1905 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में दिया गया था। और सामान्य सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो 1915 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्णदत्ता रोग किसकी कमी से होता है। देखिए, वर्णदत्ता रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। हल करने से पहले सबसे पहले तो समझेंगे वर्णदत्ता जो रोग है इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड जो रोग है, इस वर्णदत्ता को क्या है? इंग्लिश में कलर ब्लाइंड बोलते हैं। और ये जो रोग जो है वर्णदत्ता या कलर ब्लाइंड रोग जो है यह आनुवांशिकी रोग है। आनुवांशिकी रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है? रूपांतरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो यह सबसे पहले तो आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंड है। तो यह जो है किसकी कमी से होता है? तो यह जो है संतुलन जो है वो जीन की कमी से। ऑप्शन में अगर जीन होता तो जीन कर सकते थे हम, क्या है? जीन की वजह से क्या है? उनके असंतुलन बनने से क्या है? ये रोग होता है। अगर ऑप्शन में बात करते हैं, अगर डी ऑप्शन की जगह अगर दिया होता विटामिन ए दिया, और अगर पूछा जाए कि वर्णदत्ता रोग किस विटामिन की कमी से होता है, देखिए आंख के जो रोग हैं जैसे रतौंधी रोग है तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता तो हमारा राइट आंसर हम कर सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है। और वैसे जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होता रहता है। और यह जीन के असंतुलन की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से यह रोग होता है, और इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंड बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में से। देखिए, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो किस क्षेत्र में है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो तिब्बत क्षेत्र में है। कहाँ क्षेत्र में? तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। जहां कौन सी झील? मानसरोवर झील, मानसरोवर
ये कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में क्या है, मानसरोवर झील के निकट है। किसके निकट है? मानसरोवर झील के क्या है, निकट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलाश पर्वत जो है भारत में कहां स्थित है, तो देखिए भारत में जो है, अगर बात करते हैं भारत में कहां स्थित है, तो भारत में जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कैलाश पर्वत भारत में कहां स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड का क्या है, पिथौरागढ़ जिले में यह स्थित है। और किस पर्वत, अगर ये तो वैसे हमने लिखा है कि मानसरोवर झील के पास है, क्योंकि मानसरोवर झील से क्या है, काफी जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका उद्गम होता है, तो उनसे रिलेटेड भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 नदियां पूछी जाती है मानसरोवर झील से जो है। एक पूछी जाती है सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से ही होता है। दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरी जो है सतलुज नदी। तीनों का जो है उद्गम जो है मानसरोवर झील से ही होता है। तिब्बत से ही तीनों नदियां क्या है, निकलती है। तो क्लियर है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो कहां स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत में कहां स्थित है, तो भारत में जो है पिथौरागढ़ जिला है, उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है, तो कौन सा, देखिए तो कौन बदलता है, बैटरी बदलती है। बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन करता है। तो इसके साथ साथ ऑप्शन बी जो है, इस पे भी, इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। अब देखिए सितार जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो वो सितार करता है। अगला देखिए बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऊष्मा ऊर्जा में। तो क्लियर है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, बैटरी करती है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यह एक वाद्य यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और बल्ब जो होता है, बल्ब या ट्यूबलाइट जो होती है, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। देखिए ग्राम पंचायत जो है उसका गठन जो है वो किस प्रावधान जो है उसका किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 40 में। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में इसका क्या है, प्रावधान दिया गया था। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन जो है, गठन का जो प्रावधान जो है वो संविधान के किस संशोधन में दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो संविधान, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है वो संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में जो है वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो क्लियर है, प्रावधान जो मिलता है वो अनुच्छेद 40 के तहत मिलता है। संविधान के किस संशोधन में किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन में किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1993 में किया गया। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसने लागू की? तो लागू जो है किसने लागू की या कब लागू की या किस स्थान से सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो लागू जो है वो जवाहरलाल नेहरू। किस द्वारा लागू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की? अगर समय की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को क्या है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा किसने लागू की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। और प्रथम राज्य पूछा जाए तो राज्य जो है अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी तो वो राजस्थान में। कहां लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से क्या है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्या है लागू हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो श्रेय जो है किसे दिया जाता है? इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है राजा नरसिंह देव प्रथम ने की थी। किसने की थी? राजा नरसिंह देव प्रथम ने की थी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको किस वंश को श्रेय जाता है? किस वंश को किस वंश ने इसकी क्या है स्थापना की थी? तो राजा नरसिंह देव जो थे वो गंग वंश से थे। किससे? गंग वंश से थे। तो इसका श्रेय जो है कह सकते हैं कि गंग वंश को जाता है। तो किसने की थी? राजा नरसिंह देव ने की थी। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये कहां स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिला में। कहां स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में यह स्थित है सूर्य कोणार्क मंदिर। यह क्या है? सूर्य देवता को क्या है समर्पित मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? देखिए महावीर स्वामी जो है उन्हें अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहां दिया? ज्ञान की प्राप्ति के होने बाद जो पहला उपदेश जो दिया था वो कहां दिया था? तो वो पावापुरी में दिया था। पहला उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया था। कब दिया गया? तो यह 527 ईसा पूर्व में दिया गया। कब दिया गया? 527 ईसा पूर्व में दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म से थे। आप सबको पता ही है ये 24वें तीर्थकर थे। काफी बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो है तीर्थकर से, तो वे 24वें तीर्थकर थे। और सबसे बात महत्वपूर्ण यह ध्यान रखें कि जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थकर ही 24 कुल जो है 24 तीर्थकर हुए, तो इन्हें बोल सकते हैं 24वें या अंतिम तीर्थकर। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? तो वह है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दास कौटिल्य के रचनाकार कौन है? देखिए दास कौटिल्य जो है उसके रचनाकार जो है वो कौन है? तो दास कौटिल्य की जो रचनाकार जो है ये कार्ल मार्क्स है। ये राजनीतिक पुस्तक थी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था को इसमें दर्शाया गया था रूसी क्रांति से पहले। तो इसके लेखक जो है वो कौन है? कार्ल मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी। देखिए सबसे विश्व की जो है सबसे विश्वासघाती नदी जो सर्वाधिक बाढ़ आती है तो वो कौन सी नदी है? तो वो हांग हो नदी है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? हांग हो नदी है। और हांग हो नदी जो है वो कहां बहती है? तो ये चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन में बहती है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सहरिया जनजाति किस राज्य की कर लेना आया? किस राज्य की क्या है? निवासी है। निवासी पूछा गया है। तो सहरिया जनजाति निवासी जो है वो राजस्थान के 12 जिले की है। कहां के निवासी? राजस्थान के 12 जिले की है। अगर पूछा जाए मुख्य रूप से मुख्यतः कहां पाई जाती है? मुख्य पूछा जाए तो मुख्यतः है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहां निवासी पूछा गया है तो राजस्थान 12 जिले की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है अलग करता है। कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है? 9 डिग्री चैनल
क्या है मिनिकाय और क्या है लक्षद्वीप को क्या है अलग करता है। दूसरा कंफ्यूजन जो करता है वो 8 डिग्री करता है। देखिए 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकाया और मालदीव मिनिकाय और मालदीव को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है। और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, ये आप सबको पता ही है। अरब सागर कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भी पूछा गया था। अब जो पीछे 17 अप्रैल से जो आर्मी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो ये सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और बड़ा जो है वो लद्दाख है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी वो थी आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? आशापूर्ण देवी थी। आशापूर्ण जो है देवी थी। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसे बंगाली उपन्यास के लिए दिया गया। बंगाली उपन्यास के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था। अगर पूछा जाए आशापूर्ण देवी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो बंगाली उपन्यास के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था। यह भारत की क्या है? पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? देखिए जीवन रक्षक धातु जो है वो किस धातु को कहा जाता है? काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवन रक्षक पूछा जाता है, आशा की धातु भी पूछा जाता है। जीवन रक्षक, आशा की धातु, भविष्य की धातु, तो जीवन रक्षक धातु कौन सी है? तो जीवन रक्षक जो धातु है वो रेडियम है। रेडियम धातु को क्या है? जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखें अन्य इससे भी अलग पूछा जाता है। तो आशा की धातु जो है वो किस धातु को कहा जाता है? तो आशा की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। और भविष्य की धातु जो है वो एल्यूमिनियम को कहा जाता है। किस धातु को? एल्यूमिनियम धातु को जो है वो भविष्य की धातु कहा जाता है। आशा की धातु जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। और जीवन रक्षक धातु जो है वो रेडियम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। देखिए हमारे वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो मात्रा है वो कितना प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा जो है वो 0.03% है। कितनी है? 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी ध्यान रखें। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है हमारे वायुमंडल में? तो वो है 21%। 21% ये पूछते हैं। वैसे तो ये है 20 पॉइंट कुछ 8% ऐसे कुछ इतनी कुछ है। तो जो है 21 ही आता है ऑप्शन में। तो वही ऑक्सीजन जो है वो 21% है। और हाइड्रोजन भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन जो है वो 78% है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है हाइड्रोजन से रिलेटेड वो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक हमारे सौरमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत है? 78% है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो कितना प्रतिशत है? 0.03% है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इंडिया विंटर गेम जो है 2023 का आयोजन जो है वो भारत के किस राज्य में किया गया था? तो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया था। किस में किया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया था। और ये कौन से सत्र का खेल, कौन सा सत्र था? इसका सत्र जो था वो तीसरा गेम हुआ था। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखिए इंडिया विंटर गेम में जो है सर्वाधिक पदक 2023 में सर्वाधिक पदक जो है पदक विजेता जो राज्य रहा है
वो कौन सा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर रहा है। जम्मू एंड क्या है? कश्मीर रहा है। इन्होंने क्या है? 26 स्वर्ण पदक जीते थे। तो पदक नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछा जा सकता है कि 2023 में जो है विजेता राज्य जो रहा है वो कौन रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। और आयोजन कहाँ हुए थे? इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में ही आयोजित हुए थे। और सर्वाधिक जो पदक जो विजेता जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर राज्य था। 70 में जो है तीसरा गेम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए ट्रॉफी जो है प्रत्येक जो है ज्यादातर जो है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, इनकी ट्रॉफियां ज्यादा पूछी जाती है। तो देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट खेल से है। किससे है? क्रिकेट खेल से है। इसके साथ साथ 3-4 प्रमुख ट्रॉफियां और लिखूं वो ध्यान रखिए। जो देवधर ट्रॉफी एक ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी क्या है? क्रिकेट से ही संबंधित है। एक दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो भी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और तीसरी जो है हमारी रणजी, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वो भी क्या है? क्रिकेट से है। चौथी सी.के. नायडू, सी.के. नायडू ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से है। और देवधर ट्रॉफी जो है ये भी क्या है? ये 5 ट्रॉफियां हैं, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक जो रोग है वो किससे फैलता है? तो चेचक रोग जो है वो बैक्टीरिया वायरस द्वारा फैलता है। किस द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखिए चेचक जो रोग होता है इसको चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो किसको? चेचक को ही कहा जाता है। और एक और अन्य नाम है इसका छोटी माता। चेचक रोग को ही बोला जाता है, चेचक की ही ये क्या है? उपनाम है। चिकन पॉक्स और छोटी माता जो है किससे फैलता है? तो ये वायरस जनित रोग है, ये वायरस से फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लोकटक झील कहाँ स्थित है? देखिए लोकटक झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो काफी चर्चा में है। तो ये मणिपुर राज्य में है। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दूध से दही जमने में किसका सहयोग होता है? देखिए सहयोग जो है वो किसका होता है दूध से दही जमने में? तो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको। यह आपको दे सकता है बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा। क्या दे सकता है? बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा क्या है? दूध से क्या है? दही जमता है। तो लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया द्वारा क्या है? दूध से दही जमता है। दूसरा एक बात ये भी ध्यान रखे, पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध से दही जमता है तो लैक्टिक एसिड जमता है। या दही में जो है अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल से, दूध से और दही से रिलेटेड जो है 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर है, दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में भी क्या है? लैक्टिक अम्ल है। तो किस कारण जमता है? ये बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा जमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए गुप्त साम्राज्य की जो संस्थापक जो है वो किसके द्वारा की गई? देखिए श्रेय जो जाता है वो श्री गुप्त को जाता है। और प्रथम राजा जो थे गुप्त वंश के, प्रथम राजा जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम राजा। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक जो है वो कौन है? श्री गुप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु है। देखिए सबसे तन्य धातु तार खींचने यानी कि सर्वाधिक लंबाई में क्या है जो तार जो है खींचा जा सकता है, तो वो किससे खींचा जा सकता है? सोने से। देखिए सबसे लंबा तार जो है वो क्यों खींचा जा सकता है? यह सबसे लचीली धातु है, लचीली धातु। सबसे लचीली धातु जो है वो कौन सी है? सोना है, जिसे पीट पीट कर क्या है एक लंबे तार का आकार दिया जा सकता है, रूप में क्या है ढाला जा सकता है। तो यह सबसे तन्य और सबसे लचीली धातु है। सबसे मुख्य बात यह ध्यान रखें, आघात वर्धनीय, आघात
आघातवर्धनीय धातु, सबसे आघातवर्धनीय धातु जो है वो सोना है। चांदी भी आघातवर्धनीय है। अगर पूछा जाए कि निम्न में से आघातवर्धनीय धातु है, अगर ऑप्शन में सोना नहीं हो तो हम क्या है, चांदी कर सकते हैं, क्योंकि चांदी भी एक क्या है, आघातवर्धनीय धातु। इसके बाद जो है, सोने के बाद जो आघातवर्धनीय धातु जो है वो चांदी है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो राइट आंसर क्या होगा, सोना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह स्थल जो था सिंधु घाटी का, वो कौन सा था, लोथल था। कौन था, लोथल था। कहां है लोथल, गुजरात में। कहां स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये क्लियर है, गुजरात में स्थित है। अब बात करें इसकी खोज जो है वो कब हुई थी, इसकी खोज, इसकी खुदाई जो है वो चली थी 1955 से लेकर 1960 के बीच। लोथल स्थल की जो खुदाई है वो कब चली थी, 1955 से लेकर 1960 के बीच चली थी। और ये खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता का जो शेर जो जाता है, खोजकर्ता। तो लोथल स्थल के खोजकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव द्वारा इसकी क्या है, खुदाई शुरू करवाई गई थी, खुदाई करवाई गई थी। ये पूछा जाता है कि ये लोथल स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो अगर नदी जो पूछा जाए तो ये भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। मुख्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह ध्यान रखिए, लोथल स्थल जो है इसको विश्व धरोहर सूची में क्या है, इसे शामिल किया गया है 2014 में। तो पूछा जाएगा कि लोथल स्थल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2014 में शामिल किया गया था। कहां स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज जो है वो रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खुदाई जो है वो कब से कब तक चली थी, तो इसकी खुदाई जो है 1955 से लेकर 1965 के बीच चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन 24, प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। देखिए प्रोटीन का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इस अमीनो अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कितने अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है, तो 20 अमीनो एसिड। कितने, 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। देखिए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक क्या पूछा गया है, किसका, दिल्ली का। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो था वो कौन था, हेमू था। दिल्ली का अंतिम शासक कौन था, हेमू था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता भारत का ये भी ध्यान रखें, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो कौन था, हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, हर्षवर्धन था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो हेमू था। तो आज के सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल अगले सेक्शन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं कल। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को साथ साथ में शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।